बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हम हिंदी शिक्षण कहते हैं, ये पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम इकाई के द्वितीय अनुभाग को पढ़ना शुरू किया था। प्रथम इकाई के द्वितीय अनुभाग में मैंने आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया था कि ये त्रिभाषा सूत्र है क्या। आज उसी बात को थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, त्रिभाषा सूत्र और हिंदी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र और हिंदी। तो जो पाठ्य योजना के क्रमांक के अनुसार त्रिभाषा सूत्र है कि बालक को प्रारंभिक अवस्था में किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उसके उपरांत जैसे वो बालक प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करता है तो किस या किन किन भाषाओं की शिक्षा देनी चाहिए। वहीं वह बालक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करता है तो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था को समझते हुए उस बालक को किन किन विषयों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये जो पूरी व्यवस्था का क्रमांक है, ये होता है हमारा त्रिभाषा सूत्र। आज उसी त्रिभाषा सूत्र की कुछ और विशेषताएं और उस त्रिभाषा सूत्र के स्थान में हिंदी का जो महत्व है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभाषा सूत्र और हिंदी। ध्यान दीजिएगा, हालांकि पिछली कक्षा में मैंने आपको इसके बारे में तमाम जानकारियां दी थी। त्रिभाषा सूत्र व हिंदी, देखिए, एक समान तौर से मैंने आपको परिचय कराया था कि हिंदी के बारे में ध्यान दीजिएगा। सामान्य तौर पे मैंने एक परिचय कराया था आपका कि हिंदी भाषा जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था के क्रमांक में निर्धारित की गई है, या ये जो हमारी त्रिभाषा सूत्र है, इसमें हिंदी का क्या महत्व है, कब कैसे हिंदी को किस प्रकार का स्थान देना है, इसकी सामान्य चर्चाएं पिछली कक्षा में हमने की थी आपसे। आज थोड़ी विशेष बातें मैं इसके संदर्भ में आपको बताऊंगा कि कैसे ये निर्धारित होता है कि ये जो त्रिभाषा सूत्र है या जो त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान है, वह अपने इस विकास की अवस्था में कैसे पहुंचा, कब कब इसके विषय में या इसके बारे में चर्चाएं की गई। देखिए, त्रिभाषा के सूत्र का अगर हम सैद्धांतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये भाषा सुनने और देखने की बात करें तो बहुत ही अच्छी महसूस होती है। साधारण जनता की बात करें तो ये जो शब्द की क्लिष्टता है वो इस पे विशेष प्रभाव डालता है। और यदि हम त्रिभाषा सूत्र के सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो ये पता चलता है कि त्रिभाषा का जो सूत्र है, इसकी विचारधारणा प्रसिद्ध ऋषि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टधाई, उसके संक्षेप में ये बात कही गई थी। ध्यान दीजिएगा, और सर्वाधिक जनता को यह विचार पसंद आया था। तभी से लेके भारत में त्रिभाषा सूत्र की विवेचनात्मक कार्रवाई या विवेचनात्मक विचार प्रस्तुत होना शुरू हो गया। त्रिभाषा सूत्र की विशेषता को अगर हम सैद्धांतिक तरीकों से देखें, अगर नियमों और कानूनों के आधार पर देखें तो ये त्रिभाषा जो सूत्र है, इसके तीन आधार हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है उच्च प्राथमिक और तीसरा होता है माध्यमिक। या ऐसा हम कह सकते हैं, पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है उच्च शिक्षा और तीसरा होता है माध्यमिक शिक्षा। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें, यदि हम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में त्रिभाषा को सूत्र के महत्व की बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आज़ादी से पहले या ऐसे कह सकते हैं आज़ादी के समय 1947 में ही मातृभाषा जो हमारी हिंदी थी, उसको शिक्षा के माध्यम के तौर पे स्वीकार कर लिया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जब हीरापुर में होता है, सन 1932 की बात है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपसे कहा कि 1947 के समय या उससे पहले ही राष्ट्रीय भाषा के तौर पे त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा सूत्र के सिद्धांत में हिंदी को बहुत पहले ही अपना लिया गया था। हीरापुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन 1932 में होता है। वहीं पे डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की लगभग सभी संस्तुतियों में
मातृभाषा के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, मातृभाषा के स्थान को प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया था कि जैसा भी बालक हो, जिस क्षेत्र का बालक हो, उसको जो भी शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, प्राथमिक शिक्षा, वह उस बालक के मातृभाषा में ही दी जाएगी। ध्यान दीजिए कितना पुराना है। और ऐसा कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहा गया कि स्वतंत्रता के प्राप्त करने के उपरांत यदि इन भाषाओं के विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर विस्तार प्रस्तुत किया जाएगा। हुआ भी। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासन एवं बेसिक शिक्षा की जो नीति अपनाई गई, अतः उसमें सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा की ही बात कही गई थी, उसमें कोई त्रिभाषा सिद्धांत की व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम उच्चतर शिक्षा की, हायर एजुकेशन की बात करेंगे। देखिए उच्चतर शिक्षा की बात करें तो हमें पता चलता है कि जब 1857 के बाद, ध्यान दीजिएगा इतिहास की जानकारी थोड़ी सी है, जब 1857 के बाद भारत सरकार पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन तंत्र को हटा दिया गया, उसके स्थान पे ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत सीधे तौर पे भारत पे शासन करने लगती है। तो संसदीय व्यवस्था के क्रियात्मक कार्रवाई के दौरान भारत में 1857 यानी 58 की बात करें तो 3 विश्वविद्यालय भारत में खुलते हैं जो उच्च शिक्षा के संबंध में हैं, लेकिन उसमें भी कोई सामान्यतः विषय वस्तु की बात नहीं कही जाती है, कोई सामान्य भाषा के संबंध में, कोई शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में, या भाषा किस भाषा, शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी, इसके संबंध में भी कोई वास्तविक विचार प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं थोड़ा समय बदलता है, बात आती है 1917 की, जब सैडलर कमीशन बन के आता है, जिसका काम होता है उच्च शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिशों को सुनिश्चित करना, और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनता है। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनता है, उसकी नियुक्ति होती है। उसके बाद 1919 में जब सैडलर कमीशन द्वारा अपना उच्चतर शिक्षा विभाग की शिक्षा के संबंध में जब प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है, ध्यान दीजिएगा, तब उसमें यह सिफारिश की गई थी कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा, सभी भारतीय भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर रीडर का पद सुनिश्चित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रीडर का पद सुनिश्चित होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, अन्य भाषाओं की बात करें, तो उसमें तेजी आती है। सन 1922 से लेकर 1937 के बीच हमारे देश में अधिकांश विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अंग्रेजी भी शिक्षा का कहीं ना कहीं माध्यम बनता है, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव भारत देश में था, उनका शासन था। पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप में विद्यमान की जाती हैं, किंतु शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही सर्वोपरि रहता है। स्वतंत्र भारत के उच्च शिक्षा सुधार के लिए जब सर्वप्रथम 1948 में राधाकृष्णन आयोग गठित किया जाता है, उस समय ध्यान दीजिएगा उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभावना की संभावना प्रस्तुत की जाती है। इस मातृभाषा की जो भावना है वह हिंदी से जोड़ी जाती है, ठीक है, हिंदी से जोड़ी जाती है। और ये कहा जाता है कि कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए, और एक समय के उपरांत इस अंग्रेजी के स्थान को हटा के इसके स्थान की जगह हिंदी को महत्व दिया जाना शुरू किया जाए, और ये व्यवस्थाएं क्रमांक में चलने लगती हैं। 1947 के समय कुछ ही समय था कि 20 वर्ष बाद 1967 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुणसेन ने विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्रतिक प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया, तो अंग्रेजी के कुछ समर्थक इस व्यवस्था से थोड़ा रुष्ट हुए। उन्हें कहा कि नहीं, एकाएक हम किसी शिक्षा की व्यवस्था में कोई आचूल परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था का हानि उसमें दिखाई देगा। तो एक छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो मातृभाषा या त्रिभाषा सूत्र है, इसमें जो हिंदी का स्थान है वो कैसे धीरे धीरे विकास की अवस्था से आ रहा है। और जैसे कि मैंने सामान्य तौर पर बताया कि तीनों क्षेत्रों में, चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात करें, उच्चतर शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, या प्राथमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, उच्चतर शिक्षा की बात करें, तो कैसे क्रमांक के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कैसे एक क्रमांक के अनुसार धीरे धीरे करके ये
त्रिभाषा सूत्र या जो हमारी हिंदी है ये इसने अपने स्थान को ग्रहण किया है। थोड़ी सी चर्चाएं और मैं करूंगा आपसे। इसमें एक जानकारी और आपके जानने योग्य है, उसको भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में अगर हम त्रिभाषा सिद्धांत की बात करें तो 1947 के पूर्व ही, ध्यान दीजिएगा, 1921 में जब राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के स्थान पे हिंदी को महत्व दिया जाना लगता है और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए एक भाषा की हुंकार पूरे भारत देश के कोने कोने से सुनाई देने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि 1947 के पूर्व ही अंग्रेजी को सभी शिक्षा के माध्यमों की जगह से हटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। उसके स्थान पे हिंदी या मातृभाषाओं को महत्व दिया जाना शुरू हो गया। तो एक समान सा इतिहास मैंने आपको आज बताया त्रिभाषा सूत्र और हिंदी के बारे में। शेष बातें इसमें जो छूट रही हैं इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में